सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पीएसएम प्लेलिस्ट। तो इस कम्युनिटी मेडिसिन के वीडियो प्लेलिस्ट में आज हम जानेंगे इस वीडियो में मिजल्स के बारे में। ओके, एपिडेमियोलॉजी, उसके प्रिवेंशन, कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिजल्स क्या है? एक वायरस रहेगा जो कि पैदा होते ही काटने को दौड़ता है। मतलब हम जब पैदा होते ही इट इज एन इन्फेंट टारगेटिंग वायरस। ओके, तो बच्चे लोगों को बहुत ही इजीली टारगेट करता है, पैदा होते ही टारगेट करना शुरू कर देता है। पैरामिक्सो वायरस या फिर मिक्सो वायरस शॉर्टली इसको बोलेंगे, फैमिली को बिलोंग करता है ये वायरस। तो यहाँ पे जो है वायरस जो है यूजुअली नेजल रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ओके, सेम एज दैट ऑफ द कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जैसे एक्ट करता है, सेम टू सेम मिजल वायरस भी वैसे ही एक्ट करता है। नो बिग रॉकेट साइंस इन दिस। ओके, यहाँ पे कैटराल सिम्टम, ओके, ये वर्ड को याद आपको बाहर करना होगा या फिर आपको याद रखना होगा। कैटराल सिम्टम्स से कैटराल सिम्टम्स। ओके, कैटराल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है एक बच्चे के अंदर। कैटराल सिम्टम्स क्या रहेगा? ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। जैसे कि अंदर जाके वो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कफिंग होता है, स्नीजिंग होता है, फीवर आ जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, सेम टू सेम एज ऑफ द कोरोना का लक्षण ही यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस है। ओके, इसके दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो है मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे हम। ओके, बट राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द मीजल्स वायरस। मीजल वायरस एक टाइप ऑफ आरएनए वायरस रहता है। ओके, एक टाइप ऑफ आरएनए वायरस रहता है जो कि स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स, नेजल ड्रॉपलेट्स से। इसका कोई भी एनिमल होस्ट नहीं है, ये एनिमल्स थ्रू हमें नहीं आता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन आता है। ओके, यू हैव टू कीप इनसाइड योर माइंड व्हाई मास्क इज वेयर्ड। ओके, मास्क क्यों पहना जाता है? टू स्टॉप द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक्सक्यूज मी, टू स्टॉप द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो स्नीजिंग अच्छी, यहाँ स्नीज करते हो तो अंदर से नाक से जो है और म्यूकस और फिर थ्रोट से जो है सलाइवा, ओके, एक्सपेल हो जाता है। जिस इसके साथ साथ वायरस भी एक्सपेल होता है ड्रॉपलेट्स के अंदर। ओके, एक ड्रॉप के एक माइन्यूट ड्रॉप ऑफ म्यूकस या फिर माइन्यूट ड्रॉप ऑफ स्नीज सलाइवा के अंदर लैक्स टुगेदर माइक्रो नैनोमीटर साइज के वायरॉन्स जो है वहां पे एक्सपेल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वायरस का स्प्रेड का इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये रहा रिजर्वायर के बारे में और एजेंट के बारे में। ये किस टाइप का एजेंट है? एक मिक्सो वायरस है, एक आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। इसका कोई भी अपना खुद का पेरेंट डीएनए नहीं रहता है, इसका एक आरएनए रहता है जिसको डीएनए में कन्वर्ट करके अपने हमारे शरीर के अंदर हमारे जीनोम के अंदर इंसर्ट करके अपना खुद का पैदावार, तो अपना खुद का ग्रो करता है। वो कहां पे इन्फेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, श्वास की नली को इन्फेक्ट करता है, हमेशा याद रखो आप। ओके, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो है इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। एज को मतलब एज से कुछ इसका नाता है नहीं, एज से इसका कोई भी नाता है। मेल और फीमेल इन्फेंट बच्चे लोग जो है इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। ओके, तो दूसरा रहेगा इम्यूनिटी के बारे में। जो बच्चा जिसकी माँ बहुत ही ज्यादा कुपोषण के लक्षण में हो या फिर कुपोषण में उसको हो जाए, तो वहां पे वो बच्चे को इजीली यहाँ पे उसको मीजल वायरस अटैक करने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। या फिर अंडरवेट बेबी अंडरवेट है तो उसको मीजल्स वायरस जो है इजीली अटैक होना शुरू कर देता है। तो दूसरा रहेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा इजीली स्प्रेड होता है मीजल वायरस, समर के अंदर स्प्रेड नहीं होता है। दिस इज एपिडेमियोलॉजिस्ट भाई लोग यहाँ पे बताते हैं कि विंटर सीजन में मीजल वायरस जो है इजीली स्प्रेड हो सकता है। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी आएंगे क्लिनिकल फैक्टर्स के बारे में। द क्लिनिकल फैक्टर्स में भी बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। द सेम थिंग, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, वहां पे स्नीजिंग आता है, फीवर आता है। ओके, यही तो कॉम्प्लिकेशन क्लिनिकल फीचर आता है। तो मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, मैकुलर रैशेस पड़ जाते हैं। ओके, उसको बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स बोल के बोलते हैं। ओके, मुंह के अंदर बकल म्यूकोजा के अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स। ओके, कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक KOPLICKS, कॉप्लिक स्पॉट, KOPLICKS, कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसके किसके अंदर? मीजल्स अफेक्टेड इन्फेंट के अंदर, म्यूकस बकल म्यूकोसा के अंदर। तो ये रहा क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लिकेशन। क्या करेगा मीजल्स वायरस बॉडी के अंदर जाते ही कौन से टाइप के कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीजल्स वायरस जो है अपने इम्यून सिस्टम को अंदर जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के मैक्रोफेजेस जो है उनको भी अटैक करता है, उनके अंदर रिप्रोड्यूस करता है अपना ओन वायरॉन्स। ओके, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर के मैक्रोफेजेस फैगोसाइट जो है डिप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे माइक्रोब्स जैसे कि टीबी
ओके, टीबी कॉज करने वाला या फिर निमोनिया कॉज करने वाला फंगस है, फिर बैक्टीरियल निमोनिया, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हुए, तो यहाँ पे जो है प्रोलिफरेट करके टीबी कॉज करेंगे, निमोनिया कॉज करेंगे, ओके, ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर के इन्फेक्शन कॉज करेगा, ओके, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी टू द इनिबिशन ऑफ द phagocyte एंड द मैक्रोफेजेस बिकॉज ऑफ द मीजल्स वायरस। तो यहाँ पे ये सब होता रहता है, ओके। मीजल्स इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी आते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, एंसेफेलाइटिस कॉज करेगा। मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस, ओके, जो कवर करता है ब्रेन को, टफ कवरिंग करता है, टफ रेनकोट प्रोड्यूस करता है, या फिर करो बोलो कि एक टफ काइंड ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलेंगे क्या? मेनिंजस। मेनिंजस का इन्फ्लेमेशन, अगर खुद मेनिंजस का ही इन्फ्लेमेशन हो जाए तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो फॉल्टी हो जाएगा, वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ब्रेन के अंदर भी घुस जाता है मीजल वायरस, तो वहां पे एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंसेफेलॉन, ब्रेन के जो भी पार्ट्स आपके फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, सेरेब्रम, ये सब का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है वहां पे, उसका भी इन्फेक्शन कर देता है, ओके, बहुत सारा डेंजरस है। और हाँ, कंजंक्टिवाइटिस आंखों के जो कंजंक्टिवा रहता है उसका इन्फ्लेमेशन कर देता है, और जो कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन कर रहा है जिसको बोलेंगे केराटाइटिस बोलेंगे, ओके। तो ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस में मीजल्स जो है कॉम्प्लिकेटेड केस बना देता है। तो दूसरा अभी नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर, मीजल्स को कैसे कंट्रोल करो भाई। तो कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंशन क्या रहेगा? तो कंट्रोल पे आएगा वैक्सीनेशन, हम वैक्सीन दे सकते हैं, हाँ भाई हम वैक्सीन देंगे। तो WHO स्ट्रेटजी है, एक यूनिसेफ स्ट्रेटजी है, दोनों का स्ट्रेटजी सेम है कि मास 2 to 3 years एवरी 2 to 4 years में हम मास इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स हुआ, अगेंस्ट द मीजल वायरस हम दे देंगे भाई, इसका ये जो है WHO बोलता है। और इवन 2 doses of the measles vaccine should be given to every individual irrespective of the previous immunization, ये जो है यूनिसेफ बोलता है, every 2 to 4 years। तो ये रहा स्ट्रेटजी ऑफ प्रिवेंशन, ओके। तो कैसे करेंगे? अभी पढ़ेंगे मिजल्स वैक्सीन के बारे में जानेंगे। तो मिजल वैक्सीन है क्या एग्जैक्टली? तो मिजल वैक्सीन जो है एक ड्राइड मिजल वायरस को लिया जाता है, उसको जो है एक वेरी 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 कोल्ड कंपार्टमेंट में उसको फ्रीज किया जाता है, ड्राई किया जाता है। अभी वो क्या रहेगा? एक लाइव एटेन्यूएटेड लाइव है बट एटेन्यूएटेड है, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, सिर्फ उसके एंटीजन जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, थाइज में देते हैं या फिर यहाँ पे देते हैं, ओके, द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, और एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होना शुरू होता है अपने अंदर। ये जब कब करते हैं? 9 मंथ में करते हैं। क्यों करते हैं अपन 9th मंथ में? MMR वैक्सीन क्यों देते हैं? मिजल्स का वैक्सीन 9th मंथ में ही क्यों दिया जाता है? ये वाला क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्यों 9 मंथ में? क्योंकि अप टू 9th मंथ है, फिर अप टू 6 मंथ बोलिए, अपनी मम्मी जो है हमें एंटीबॉडी देती रहती है और DSO रहती है, ओके। अपने अंदर जो है प्लाजेंटल ब्लड में तो 2 IgG एंटीबॉडी जो भी ट्रांसफर होता है, तो वो वाला एंटीबॉडी जो है हमें प्रोटेक्ट करता रहता है। जब भी हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन और मदर का एंटीबॉडी, मैटरनल एंटीबॉडी रिएक्ट करके वहां पे वैक्सीन को नलिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से वैक्सीन का पर्पस ही पर्पसलेस हो जाता है। और हमें फ्यूचर में जब एंटीबॉडीज का, अब मैटरनल एंटीबॉडीज का जब टर्मिनेशन हो जाता है, जब हम मदर का मिल्क पीना छोड़ देते हैं और प्लाजेंटल से जो भी हमें एंटीबॉडीज मिला हुआ रहता है वो भी हमारे अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमें तब जाके मीजल्स अटैक, एडोलेसेंट स्टेज में मीजल्स अटैक होना चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एट द 9th मंथ के दौरान हम MMR वैक्सीन का कॉम्बिनेशन या फिर बोलो कि मिजल वैक्सीन एट दैट टाइम देते हैं, और सिंगल टाइम देते हैं। क्यों सिंगल टाइम देते हैं? क्योंकि मिजल जो है 1 टाइम इनोकुलेशन है, 1 टाइम अगर दे दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग भाई, तो लाइफ लॉन्ग उसका वारंटी गारंटी रह जाता है, तो लाइफ लॉन्ग आपको मिजल्स नहीं होगा। तो ये है मिजल वैक्सीन के बारे में। तो मिजल वैक्सीन के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि 0.5 ml ही देते हैं, 0.5 ml जो है सबक्यूटेनियस एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ योर डेल्टॉइड और थाइस के अंदर देते हैं। तो ये वाला दिया गया है शेड्यूल जो है 9th मंथ में दिया जाता है। क्यों भाई? तो एंटीबॉडीज को नलिफाई करता है, तो मैटरनल एंटीबॉडी, इसलिए 9th मंथ तक हम नहीं देते, तो 9th मंथ होने के बाद ही हम देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो, मिजल्स जो है ऑलरेडी एंसेफेलाइटिस कॉज करता है, ओके, ऑलरेडी जो है कन्वोल्यूशंस भी प्रोड्यूस करता है, और इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तो ये तो लाइव ड्राइड वैक्सीन है, लाइव फिर भी लाइव है ना वैक्सीन,
वायरस। तो इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट में, जो पेशेंट कैंसर के पेशेंट रहेंगे या फिर इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट रहेंगे जो आर्थराइटिस के जैसे ट्रीटमेंट को अंडरटेक कर रहे हैं, तो इम्यूनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर है जो भी पेशेंट, तो उनके अंदर ये वाला वैक्सीन, मीजल वैक्सीन हम नहीं देंगे। आउटब्रेक के टाइम पे भी हम नहीं देंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन वहां पे देंगे, एक जनरलाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि इस वायरस को भी टर्मिनेट करेगा, वैसे वाला इम्यूनोग्लोबुलिन हम देंगे। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे है, और इम्यून अगर सप्रेस्ड है तो वहां पे वो खुद ही एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो देयर इज नो मीनिंग टू गिव द वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा इसके सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो WHO का मेन मोटिव है मिजल्स को कंप्लीटली वर्ल्ड से इरेडिकेट किया जाए, तो इसलिए वो 2 to 4 years कंप्लीटली फॉर मास वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन को अप्रोच कर रहा है। ओके, वन थिंग। बट इसके सामने, WHO के सामने और यूनिसेफ के सामने कुछ बहुत ही ज्यादा मेन प्रॉब्लम्स जो है, ऑब्स्टैकल्स जिसको बोलेंगे, वो खड़ा हो रहा है। जैसे कि पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है भाई, तो सबको वैक्सीनेशन करना वो एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा फंडिंग का प्रॉब्लम आता है अपने इंडिया के अंदर, तो डेवलपिंग कंट्री है। ओके, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। रेफ्यूजल टू द इम्यूनाइजेशन, कुछ पॉपुलेशन उनका उन तक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं पहुंच पाता है। ओके, वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो दूसरी बात है, इनएक्सेसिबल पॉपुलेशन हो गया तो इम्यूनाइजेशन रिफ्यूज करता है, हमें इम्यूनाइजेशन से डरते हैं लोग, कहीं कुछ प्रॉब्लम एलर्जिक रिएक्शन ना थोड़ी ना हो जाए। हाँ जी, मीजल वैक्सीन से भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो ओनली फॉर 1 to 2 days या फिर 1 to 3 days, रैशेस आना या फिर सर्दी बुखार खांसी आना, तो ये जो है माइल्ड सिम्टोमेटिक जो है आजकल ये वैक्सीन में देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द मीजल वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट। तो ज्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, तो इतना बहुत हम पढ़ चुके हैं मिजल्स के एपिडेमोलॉजी के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में और कंट्रोल्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर रियली अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएगा और मेरा चैनल को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन, अंदर बूस्टिंग मिल सके और ज्यादा वीडियोस बना सकूं और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं और ज्यादा नॉलेज स्प्रेड कर सकूं। तो टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।